Hello everyone and welcome to a series on Indian Polity by M. लक्ष्मीकांत। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की बुक के हर चैप्टर को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली बट इन द लीस्ट टाइम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 to 6 एज वेल एज चैप्टर 7 दैट इज फंडामेंटल राइट्स उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज अप टू राइट टू इक्वालिटी कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में दैट लाइज बिटवीन आर्टिकल 19 to 22 राइट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ प्रेप आईएएस बिकॉज वहां पे आपको ना बस इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी बट काफी और रिसोर्सेज भी मिलेंगी वहां पे आपको विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। सो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट दी सेशन। तो सबसे पहली चीज है राइट टू फ्रीडम। सो नाउ दिस राइट टू फ्रीडम लाइज बिटवीन आर्टिकल 19 to 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम लाई करता है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 के अंदर जो सिटीजन्स हैं दिस राइट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिटीजन्स, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को मिला है। तो सिटीजन्स को ये 6 राइट्स दिए गए। देयर आर 6 राइट्स दैट आर गिवन टू सिटीजन्स। फर्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। You must know this is one of the most important and this is one of called the cornerstones of our democracy, right? ये राइट काफी न्यूज में भी रहा है क्योंकि कई बार सिविल सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो कई बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को अपने एक्शन से कर्ब कर रही है, राइट। दूसरी साइड गवर्नमेंट बोलती है कि लोग उनके जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका मिसयूज कर रही है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जो अगला राइट है दैट इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। दैट मीन्स आप सब इकट्ठा हो सकते हैं, ग्रुपिंग बना सकते हैं, राइट। बट अगर आप ये करेंगे दैट यू शुड डू पीसफुली एंड देयर शुड नॉट बी एनी आर्म्स, ओके। नेक्स्ट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगेन वेरी सिंपल राइट। नेक्स्ट इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। दैट मीन्स आज अगर आप जानते होंगे कि आपको अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है या अपने स्टेट में से ही कहीं और जाना है तो आप बड़ी फ्रीली जा सकते हो, राइट। ये राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। अगर आप नॉर्थ कोरिया का केस लीजिए तो वहां इतना फ्रीली लोग मूव नहीं कर सकते विद इन द टेरिटरी ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो वहां लोगों को ये राइट नहीं है। दैट्स वाई हमें ये राइट्स को अप्रिशिएट करने के लिए ये देखना होगा कि कहाँ ये राइट्स नहीं है और वहां लोगों की क्या हालत होती है, राइट। सो दैट्स वाई सुनने में बड़ा ही वैसा लगता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी कि इतना बड़ा राइट क्या है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। और इससे फायदा क्या होता है, इट हेल्प्स इन नेशनल इंटीग्रेशन। अगर यहां से लोग कहीं और जाते हैं, माइग्रेशन होता है, तो यहाँ के लोग वहां से दूसरी जगह किसी दूसरे स्टेट के लोगों से मिलते हैं एंड दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, right, and it strengthens the national unity. So this right not only empowers citizen but also it strengthens the national unity of the nation. Next is right to reside or settle in any part of the territory of India. तो इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाके रह सकते हो temporarily, reside means temporarily and settle means permanently. Next is right to practice any profession or carry out any occupation, trade or business. Again हम ये 6 rights को आगे डिटेल में भी देखेंगे। नाउ आपको ये जानना चाहिए कि ये जो 6 राइट्स हैं दीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। मतलब अगर आपका कोई राइट टू फ्रीडम if someone prevents you from traveling one place to another, some individual not the state but अगर कोई इंडिविजुअल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकता है, सो आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि that individual has violated my fundamental right, that private individual has violated my fundamental right and I will go to Supreme Court। नहीं, वहां पर आपके पास लीगल मेजर्स हैं कि आप जो कानून है, लॉ है, जो सीआरपीसी है, राइट, आईपीसी है या जो भी लॉ है उसके अंडर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट। बट आप अगर स्टेट ऐसा करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकता है देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, देन यू कैन चैलेंज दैट एक्शन इन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड ऑल्सो ये सारे के सारे राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ओके। नाउ हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19(1) में राइट टू एक्सप्रेस दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। सो इट मीन्स दैट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस फ्रीली। मतलब आप अपने जो आपके विचार हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, कन्विक्शन है, आप जो सब समझते हैं, मानते हैं, आप उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो और एक्सप्रेस भी आप किसी भी तरीके से करते हो।
या तो वर्ड ऑफ माउथ, या बोल के कर सकते हो, या लिख के कर सकते हो, प्रिंट करके, या पिक्चर बना के। यू मस्ट नो कि पिक्चर बना के मतलब कार्टून्स बना के, ओके, कार्टून्स बना के। सो किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगेन ये जो राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हैज केप्ट एक्सपेंडिंग दिस राइट ओवर टाइम, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या आता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसको काफी एक्सपैंड करता गया है, बढ़ाता गया है, और उसमें नए नए राइट्स लाता गया है। जैसे जैसे राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरटीआई ऑल्सो हैज एम्बेडेड इन इटसेल्फ जो राइट टू इंफॉर्मेशन है जो आपका, वो आर्टिकल 19 में ही होता है, आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। अगेन दैट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन राजनारायण केस। ऐसे ही कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ऐसी कई और चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू इस राइट में इंक्लूड करते गया और इस राइट को बढ़ाता गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस राइट पे लग सकती है। ओके, कोई भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है, एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो इस राइट पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? सबसे पहली है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यानी अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट होगा इंडिया की। जैसे अभी ये टूल किट वाला केस चल रहा है, अभी जैसे ये टूल किट का केस चल रहा है, या कई बार प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं। ओके, प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं, तो इन दैट केस वन कुड से, कोई कहेगा कि यार मेरी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि मैं मतलब कुछ भी पब्लिश कर रहा हूं, राइट, बट अगेन दैट इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, so that's why that in that case this right could be curbed. Okay, then security of state, right, अगर हमारे स्टेट को थ्रेट होता है किसी के बोलने से, यानी कोई हमारे स्टेट मतलब कोई दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, तो तब ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफिस। तो इन सब केसेस में ये जो राइट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का दिया हुआ है, ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, एंड ये कौन डिटरमाइन करेगा कि वेदर अ रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल और नॉट, कि मान लीजिए स्टेट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, next right is freedom of assembly. Okay, then again you have seen it means right to assemble peaceably without arms. It also includes right to hold public meetings, demonstration जो आप farmer protest देख रहे हो, और जो processions, that could be that could be said that they are exercising their right of freedom of assembly. Okay, जो farm protest अभी हो रहे, right, again reasonable restrictions क्या हो सकती हैं? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर में आप जानते हो धारा 144 लगती है, राइट, धारा 144 यू ऑल मस्ट नो। सो अगेन दिस रिस्ट्रिक्ट्स द असेंबलिंग ऑफ मोर देन 5 पीपल। व्हाई? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ओके, देन अगला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो इसमें आता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको फ्रीडम है, आप कंपनी में खोल सकते हो अपनी, आप पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, या एनी बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब कोई भी एसोसिएशन आप बनाने की फ्रीडम है। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट ऑल्सो कवर्स द नेगेटिव राइट, मतलब आपको राइट बनाने का भी है, तो ये भी राइट है कि आप ना बनाए, या ना कोई एसोसिएशन आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, स्टेट फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये एसोसिएशन ज्वाइन करो या ऐसी एसोसिएशन बनाओ। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इन 3 ग्राउंड्स पे इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और ऑल्सो प्लीज नोट दिस, जो राइट टू स्ट्राइक है that does not come under any of these rights, ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ना फ्रीडम ऑफ असेंबली, इन दोनों में से किसी राइट में राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट मींस यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो बट एक चीज आप ध्यान रखिए, इट ओनली प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनसाइड द कंट्री। तो आउटसाइड द कंट्री कौन की फ्रीडम कहां से मिलती है हमें, की कंट्री से बाहर जाने की? दैट वी गेट फ्रॉम आर्टिकल 21, that we get from article 21. So the freedom to move outside the country we get from, to go outside our country we get from article 21. Again restrictions क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लाइक कुछ ऐसी चीजों, जैसे अभी जैसे क्या हुआ था अभी कोविड में क्या हुआ था, आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई थी ना, क्यों? टू प्रिवेंट द स्प्रेड, टू प्रिवेंट the spread of pandemic, to prevent the spread of pandemic, right? Next,
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। जैसे कई बार आप जानते हो देयर इज इनर लाइन परमिट, या कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज है, जैसे अंडमान में जो आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं, आप जानते हो ये सेंटिनलीज ट्राइब्स हैं, या दूसरी भी ऐसी अंडमान निकोबार कई ट्राइब्स है जो एकदम कट ऑफ है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, आप जानते हो कि अगर वहां कोई जाएगा तो डिजीजेस ले जा सकता है, या उनके जो कल्चरल सिस्टम है उनको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब आप कहीं भी रिसाइड और सेटल कर सकते हैं इंडिया के अंदर, एंड इस पे रीजनेबल, रिसाइड टेम्परेरी होता है, सेटल परमानेंटली, और इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगेन सेम थिंग्स, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब आप कुछ भी काम जो करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहे आप कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, राइट, बट टू थिंग्स यू मस्ट नोट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते जो विच कॉजेस हार्म टू द जनरल पब्लिक। जैसे मान लीजिए आप बोले कि मैं तो हूच बनाऊंगा, हूच यू मस्ट नो इज द इलीगल लिकर, जो हार्मफुल लिकर होता है, जो इलीगली बनाया जाता है, तो कोई बोले मैं हूच बनाऊंगा, मैं हूच बनाने की ऑक्यूपेशन, बट नहीं, वो नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। Also, state can prescribe professional and technical qualifications for any profession. जैसे जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टरी करना है, तो बिना एमबीबीएस की डिग्री के मैं कर सकूं? नहीं, आपको चाहिए होगी एमबीबीएस की डिग्री, राइट, टू बिकम अ डॉक्टर। एंड नेक्स्ट, स्टेट खुद भी, जो स्टेट है, इट कैन इटसेल्फ कैरी आउट एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस, एंड इट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड विद द मोनोपोली में एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ दी सिटीजन ऑथराइज, मतलब स्टेट मोनोपोली में भी कुछ काम कर सकता है। जैसे आप जानते हो स्पेस सेक्टर में ऑल्दो अभी ओपन अप करें, बट स्पेस सेक्टर में हमारे स्टेट ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट के पीएसयूज काम करते हैं, मोनोपोली है, और जैसे एटॉमिक सेक्टर हो गया, तो वहां गवर्नमेंट ही काम करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब ये राइट ये है कि अगर आपने कोई जुर्म किया है और आप कन्विक्ट हो गए हो, तो कन्विक्ट होने के बाद भी कुछ आपको प्रोटेक्शंस मिलती है। ये प्रोटेक्शंस क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, मतलब यानी आपने जितना जुर्म किया है उतनी ही आपको सजा मिलनी चाहिए, उतने के लिए ही, उससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, सो पहली चीज तो है इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट कि आपने आज कोई जुर्म किया, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टुडे, बट 1 year after parliament makes a law to punish that thing, and then parliament can says that I will punish you under that law. No, तो parliament के ऊपर ये restriction है कि parliament cannot make a law to punish you for something that you have done in the past. Okay, so no post facto law, but here is the catch, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के केस में एप्लीकेबल है, सिविल लॉज, टैक्स लॉज या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में नो, दिस प्रोटेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट इज नो डबल जियोपार्डी, दैट मींस आपको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। ओके, देन दिस इज ऑल्सो ओनली अवेलेबल इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल। ओके, कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट्स होती है, उनके केसेस में ये राइट प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल नहीं होता। मान लीजिए किसी ने करप्शन किया है, तो ऑब्वियसली उसको करप्शन के लिए क्या होगा, मान लीजिए किसी ने करप्शन किया, ओके, करप्शन, अब उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कॉन्विक्ट हो गया, तो उसको यहां तो सजा मिल गई, और उसको सरकार, जो गवर्नमेंट है, उसको गवर्नमेंट भी निकाल देगी, डिसमिस कर देगी सर्विस से। तो वो ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे यहां पे पनिश कर दिया तो यहां पे पनिशमेंट मत दो, या यहां पे पनिश कर दिया तो यहां पे पनिशमेंट, ये दोनों पनिशमेंट लगी, बिकॉज दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट मींस वन कैन नॉट बी सेड टू किसी को फोर्स्ड कन्फेशन की अपने अगेंस्ट कि मैंने ये जुर्म किया है, ये ऐसे कबूल करने के लिए नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये प्रोटेक्शन दी गई है, राइट, बट दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, तो कई बार क्या करती पुलिस, किसी को भी पकड़ के उसको पीट के बोल देती कि तुम बोलो कि तुमने ये जुर्म किया है। ओके, सो देन दैट्स व्हाई देयर शुड बी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज most important, one of the most important rights in our constitution, right to life and personal liberty. Okay, under article 21. So article 21 declare करता है कि no person shall be deprived of his life or personal liberty except
except according to procedure established by the law. That means one could be, देखिए, one could be deprived of his life or personal liberty अगर कोई कानून के हिसाब से, right, if as per a law there is a law which provides, जो ये कुछ कंडीशंस देता है कि इन कंडीशंस में हम किसी की लाइफ या लिबर्टी ले सकते हैं, राइट, तो उस केस में ले सकते हैं, बट विदाउट एनी लॉ आप नहीं किसी की लाइफ और लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी है अंडर 302 जो धारा होती है, 302 धारा के अंदर डेथ पेनल्टी की प्रोविजन है। तो डेथ पेनल्टी में आप किसी की लाइफ ले रहे हो, बट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू अ लॉ यू कैन डू इट, स्टेट कैन डू इट, नॉट यू बट स्टेट, दिस इज फॉर दी स्टेट, ओके, ये स्टेट के लिए है, ठीक है। सो स्टेट कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस इज नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस इज कि सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को कॉन्टिन्यूअसली अपने इंटरप्रिटेशंस के थ्रू एक्सपांड करते गया है, राइट। सी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना ही लिखा हुआ है, बट उसके बाद इसके अंदर कई और राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड करते गया है और कंटिन्यूअसली एक्सपांड किया। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो गोपालन केस में बड़ी नैरोली इंटरप्रेट किया था और बस ये कहा था कि पार्लियामेंट एक लॉ बना देगा, और लॉ में अगर पार्लियामेंट ने प्रोवाइड कर दिया कि आप इस तरीके से, अगर किसी ने एक फॉर इंस्टेंस समवन कमिटेड दिस क्राइम और किसी ने ये किया है, तो उसकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ हम स्टेट कैन टेक अवे, एग्जीक्यूटिव कैन टेक अवे थ्रू फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, तो हो जाएगा वो, राइट। उसकी रीजनेबिलिटी, फेयरनेस नहीं देखी जाएगी, ओके। और दूसरा, जहां तक लाइफ और लिबर्टी की बात थी, तो बस इसको ऐसे इंटरप्रेट किया था कि बस लिबर्टी एंड लाइफ मींस कि बस मियर सर्वाइवल, कि बस वो जिंदा रहे, इतने का ही राइट है उसको, राइट। बट दो चीजें, तो दोनों चीजों को, कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को भी बड़ी नैरोली इंटरप्रेट किया, और ये पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का मतलब को भी बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया, तो बहुत ही नैरो बन गया था ये राइट। फिर बाद में जब मेनका गांधी केस आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब हाँ, लॉ लाए और लॉ ने एक प्रोसीजर बना दिया कि इस प्रोसीजर के थ्रू आप किसी की लाइफ और लिबर्टी ले सकते, आप नहीं, मतलब स्टेट किसी की लाइफ और लिबर्टी ले सकता है। बट इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि लॉ जो बनाया गया है, इट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, ओके। दिस लॉ शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। सो अब क्या होगा, तो अब अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ पास करता है, राइट, अगर स्टेट अभी कोई ऐसा लॉ पास करता है विच इज नॉट रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, एंड इट डिप्राइव्स यू ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देन that law can be struck down by the Supreme Court because it violates your fundamental right. But अगर गोपालन केस के समय में कोई स्टेट ऐसा लॉ पास करता है जो आपकी लाइफ और लिबर्टी ले रहा है, बट वो रीजनेबल और फेयर नहीं होता, आर्बिट्रेरी होता, तो इन दैट केस क्या होता, इन दैट केस यू कुड नॉट हैव चैलेंज दैट इन कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। सो पहला मतलब तो ये। दूसरा, राइट टू लाइफ का मतलब भी एक्सपैंड कर दिया गया। इट मींस कि डिग्निटी होनी चाहिए इंडिविजुअल की, और पर्सनल लिबर्टी में भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइट्स है, राइट। सो जैसे फॉर इंस्टेंस मोस्ट रिसेंटली देखें तो केएस पुट्टस्वामी केस हुआ था, उसमें राइट टू प्राइवेसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ दिस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऐसे ही राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग या और भी दूसरे बहुत सारे राइट्स हैं, ओके, जो आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज the right to education, that is article 21A. now it provides for free and compulsory education, that state की responsibility है कि हर चिल्ड्रन को जो 6 to 14 years की एज में उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा है 6 से 14 साल के बीच में, तो उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अगर उसको उसको मिलना ही चाहिए, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस बच्चे का राइट है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो एक राइट हो गया। साथ ही साथ जब ये किससे लाया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो साथ ही साथ आर्टिकल 45 में भी चेंज किया था। तो आर्टिकल 45 में पहले ये जो चीज थी, ये आर्टिकल 45 में थी कि स्टेट को ट्राई करना चाहिए कि 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को हम एजुकेशन दे, बट अब इसको फंडामेंटल राइट कर दिया। अब क्या बोले कि स्टेट को जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उस पर फोकस करना है, यानी जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिकल 15 है जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, तो उसमें सिटीजन्स पे ये ड्यूटी रखी है
कि उनको अपने बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बीच में, उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ओके, और इसी राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने लाया राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ओके, next is under article 2, protection against arrest and detention. Okay, so this grants protection to persons who are arrested and detained. Okay, now detention is of two types, दो टाइप की detention के केस में applicable है, punitive and preventive. Okay, so for arrest and detention under ordinary law, see punitive means ordinary law में कि आपने कोई जुर्म किया, उसके अंदर आप कोई ordinary law violate किया और उसके अंदर आपको कोई arrest and detain करता है, तो आपके पास ये rights हैं। आपके पास क्या राइट्स हैं? तो इफ कोई अगर आपको अरेस्ट और डिटेन करता है ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, तो आपके पास ये राइट्स हैं। यू हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि किस ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया। यू हैव राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय a legal practitioner. Okay, you have right to be produced before a magistrate within 24 hours including journey time, and you have right to be released after 24 hours until magistrate authorizes further detention. तो ये 4 राइट्स हैं आपके पास। ओके, और अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर आपको अरेस्ट और डिटेन किया जाता है, सो you have these rights. The detention detention of a person cannot exceed 3 months. आपको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर नहीं एक्सीड किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कैसे होते हैं? जैसे यूएपीए। सो यूएपीए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। वहां अगर कोई जो फोर्सेस हैं या स्टेट अगर एक्सपेक्ट करता है कि ये जो पर्सन है, ये कुछ he or she can undertake any activity which could harm the security of our country, या जो देश के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके अंदर स्टेट कैन डिटेन एंड अरेस्ट अ पर्सन। सो इसमें डिटेंशन ऑफ, अगर आपको डिटेन किया गया है किसी, मान लीजिए किसी एक्टिविस्ट को, इसको, सो डिटेंशन ऑफ उस पर्सन का डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता विदाउट एडवाइस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। अगर 3 महीने से ज्यादा करना है डिटेंशन, तो यू नीड एडवाइस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज दी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, जो है कि किस ग्राउंड पे आपको डिटेन किया है, ये आपको बताना होगा। ओके, और बट इस ग्राउंड में बताते वक्त ऐसी चीजें एक्सक्लूड कर देंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कि अगर कुछ चीज बताने से आपको पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो नहीं बताया जाएगा, राइट। एंड ऑल्सो अगर जिसको डिटेन किया गया है उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि उसको अपनी बात कहने की अपॉर्चुनिटी मिले, दैट शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। ओके, ऑल्सो यू मस्ट नोट दैट दी पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल, सो पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर दिस आर्टिकल टू मेक लॉज टू रेगुलेट प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, क्या पावर्स हैं? पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन दी सर्कमस्टांसेस और केसेस जहां 3 महीने से ज्यादा विदाउट मोर देन 3 मंथ्स आप डिटेन कर सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग दी ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, कि एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन ऑब्टेन किए बिना 3 महीने से ज्यादा डिटेन कर सकते हैं। ऑल्सो जो मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है अंडर एनी क्लास ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, एंड दी प्रोसीजर भी क्या फॉलो होना चाहिए, पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकता है। ओके, ऑल्सो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट करनी चाहिए। सो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उस टाइप के प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस पे जो रिलेट करते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन इनसे रिलेट करता है तो इन पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। बाकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं कॉन्करेंटली on preventive detention if it is a matter of security of a state, maintenance of public order, maintenance of supplies and services of supply to essential community. Okay, so this is it for today, right? And आज हमने राइट टू फ्रीडम कवर किया है। अब नेक्स्ट हम जो अगले राइट्स होंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो till then, if you like the session, please like and subscribe, and also do join our telegram channel। वहां पे आपको इसकी ये PDF भी मिल जाएगी, plus you will get other resources which will be very helpful in your preparation। So thank you very much and see you again next time।